जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रेम्बल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में किसको जाना जाता है, उसके प्रेम्बल को जाना जाता है या उसकी प्रस्तावना को जाना जाता है। आज हम धीरे धीरे करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका हमारे संविधान के अंदर या हमारे कानून के अंदर क्या महत्व है। इसके साथ साथ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर कितने कितने केसेस हुए हैं, कौन कौन से लोग इनसे संबंधित हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इससे क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। ठीक है, इसका हमारे संविधान से क्या संबंध है, ये चीज़ भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप ये जानेंगे कि भाई भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो क्या कहती है या क्या व्याख्या करती है संविधान की। जी, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं भाई कि हमारी उद्देशिका का मूल पाठ, ओरिजिनल टेक्स्ट, वर्तमान स्वरूप कैसा है। देखिएगा क्या है, हम भारतीय संविधान को कैसे जानते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये मूल टेक्स्ट है उसका, मतलब वर्तमान स्वरूप आज का जो है उद्देशिका का या प्रस्तावना का वो हमारे सामने है। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है क्या कि भाई हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो कैसे हमारे को संविधान के बारे में बताती है और हम भारत के लोग जो है इस बात को समझते हैं कि भाई ये उद्देशिका जो है ये हमारे को बहुत सारे अधिकार और बहुत सारी जिम्मेदारियां देती है जिसके तहत हम अपने देश के प्रति समर्पित हैं। ठीक है, तो डेट भी दे रखी है इसके अंदर 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर हमने आपको बताया था। उद्देशिका का अर्थ जान लेते हैं हम यहाँ पे कि उद्देशिका का अर्थ क्या है। सरल भाषा में जानते हैं कि भाई मेनली ये क्या कहना चाहते हैं। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान किसने बनाया, भारत के लोगों ने। ठीक है, संविधान को भारत के लोगों ने बनाया, वो संविधान सभा ने निर्माण किया, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन भारत के लोगों ने संविधान क्यों बनाया गया। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए। किस लिए बनाया गया भाई संविधान, ताकि सभी लोगों के बीच में स्वतंत्रता रहे, समानता रहे और बंधुत्व बना रहे, मतलब भाईचारे की भावना जो है वो बनी रही लोगों के बीच में। ठीक है, इसके अलावा भारत का स्वरूप क्या होगा भाई। भारत का स्वरूप, जो हमारे देश का स्वरूप होगा वो कैसा होगा। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये भारत देश की सही व्याख्या है। ठीक है, कि भारत का स्वरूप कैसा होगा, हम कैसे देखते हैं भारत देश को। संप्रभु मतलब हम अपने फैसले अपने आप ले सकते हैं। समाजवादी, समाज में सभी लोग एक साथ मिलजुल करके रहेंगे। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी एक धर्म को लेकर के खास प्रावधान नहीं दिया जाएगा, मतलब किसी एक धर्म को ज़्यादा आप ये नहीं दोगे कि भाई इसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है या दूसरे वाले को कम दिया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर कंट्री है हमारी। एक इसके साथ में क्या होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब कैसे कि भाई यहाँ पर लोगों का शासन होगा, मतलब कि यहाँ पर वोटिंग सिस्टम होगा, इलेक्टोरल सिस्टम होगा। ठीक है, इलेक्शन के बेसिस पे हम अपनी मर्जी से अपने नेता को चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सॉरी, उद्देशिका के प्रमुख तत्व, की एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे भाई इसके अंदर। ठीक है, वो देखेंगे अभी। पहला की पॉइंट क्या है इसके अंदर, हम भारत के लोग, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये, कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति जनता है, न कि संसद या सरकार। सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर बोला जाए कि संविधान की उद्देशिका के अंदर क्या कहा गया है, जनता, जो पब्लिक है उसी को महत्व दिया गया है। हम भारत के जो नागरिक है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है भारत देश के अंदर। हम जिसकी चाहे उसकी सरकार बना सकते हैं और जिसकी चाहे गिरा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संप्रभु, सोवर्जन। क्या कह रहा है ये, भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है और अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेता है। मतलब कि इसको मतलब संप्रभु का मतलब होता है अपने फैसले लेने की ताकत। मतलब हमारे पास ये राइट है कि हम अपने फैसले, अपने नियम, कायदे, कानून खुद अपनी मर्जी से बना सकते हैं। हमारे ऊपर किसी का भी आंतरिक या बाह्य दबाव नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, पहले जैसे हम अंग्रेजों के अधीन थे, अब हम किसी के भी अधीन नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे,
समाजवादी, मतलब सोशलिस्ट कंट्री है हमारी। कैसे है भाई? राज्य सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करेगा तथा शोषण को समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य का अधिकार है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। किस संविधान संशोधन के तहत भारत देश के अंदर समाजवाद शब्द जोड़ा गया? तो आप ये बताएंगे कि संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमने समाजवादी शब्द जोड़ा है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलेगा। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। हमारा जो राज्य है या हमारा जो देश है, उसमें किसी भी एक धर्म को विशेषता या फिर महत्व नहीं दिया जाता। सभी धर्मों को बराबर समानता और संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, जो जैसा चाहे अपना धर्म मान सकता है। अगला होता है लोकतंत्रात्मक। कैसा भाई? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जो भी गवर्नमेंट होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, ना कि किसी और के प्रति। ठीक है, आगे है गणराज्य, रिपब्लिक सॉरी, गणराज्य है। इसका मतलब क्या है भाई? भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। मतलब इलेक्शन के थ्रू जो है आपके जो राष्ट्रपति हैं वो बनते हैं, ना कि जनरेशन बेसिस के ऊपर या जीन्स के बेसिस के ऊपर कि भाई हेरिडिटी के बेसिस के ऊपर आप ये मान के चले कि भाई किसी को भी राष्ट्रपति या राजा बना दिया जाता है। इसका इलेक्शन होता है प्रॉपर। ठीक है, इसके अलावा न्याय, जस्टिस, ये हमारी उद्देशिका के अंदर कहा गया है। 3 प्रकार का न्याय हमारे यहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है सॉरी, सामाजिक न्याय मिलता है, आर्थिक न्याय मिलता है, मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती, और राजनीतिक रूप से न्याय मिलता है लोगों को। मतलब किसी भी स्तर के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसी के भी साथ में उद्देशिका के अनुरूप या अनुसार हमारे यहाँ पर अन्याय नहीं किया जाएगा। ये बात हमारी उद्देशिका सुनिश्चित करती है। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमें क्या बताती है? लिबर्टी। याद रखिएगा, फ्रीडम अलग है, लिबर्टी अलग है। ठीक है, तो लिबर्टी क्या है भाई? नागरिकों को विचार, अभिव्यक्त, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। याद रखिएगा, स्वतंत्रता भी 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब आपके पास अधिकार है बोलने का, अभिव्यक्ति का, अपने विचारों को रखने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पे जाकर के गाली गलौज करना शुरू कर दोगे, ऐसा आपके पास कोई राइट नहीं है। आपके पास राइट है अपनी बात को सामने रखने का, लोगों के सामने प्रेजेंट करने का। ठीक है, आप चीज़ों को बता सकते हो, आप अपनी मर्जी से जिसकी चाहो उपासना कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, आपके पास ये अधिकार है। इसके अलावा विश्वास आप अपना बनाए रख सकते हैं कि भाई मैं एक चीज़ को लेकर के अलग विश्वास रखता हूँ। आपके विचार हो सकते हैं, आप उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, लेकिन आप दूसरों की भावनाओं को आहत करके अपने विचारों को नहीं रख सकते। आप किसी से कुछ बात कहना चाहते हैं, आप बेशक रखिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं रख सकते। मतलब उसके साथ में अब्यूजिंग वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, या आपके पास अधिकार है कहीं पर भी जाने का तो आप गलत तरीके से नहीं जाओगे, मतलब इनलीगल कुछ एक जगह है वहाँ पर नहीं जाओगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या है हमारी समानता? कहती है भाई, समानता मतलब इक्वालिटी, सभी लोग इक्वल हैं भारत देश के अंदर। कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून के समक्ष समानता तथा अवसर की समानता सुनिश्चित की जाती है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 13 और 14 के अंदर आपको और ज़्यादा डिटेल में ये बताई जाती है। ठीक है, कि भाई समानता कैसे हमारे को दी गई है, या कानून के सामने हर व्यक्ति एक समान है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी लेवल का कोई भी आदमी हो, किसी के साथ में भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को कानून के सामने एक समान रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। यह भारत की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देता है। देखिएगा, भारत देश के अंदर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। अगर आप ये मान के चलेंगे कि भाई वो इंसान हमसे अलग है, या उनका जो कलर है वो अलग है, उनकी जो एक पर्टिकुलर जो उनका फेस है वो अलग है, ऐसा करके आप अपने देश के संविधान की और अपने देश की कहीं ना कहीं बेइज्जती करते हैं, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। ये मान के चलना है कि भाई हमारे देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी हमारे भाई बहन हैं, और जिनके साथ में जैसे भी रिश्ते हमारे बनते हैं उनको हम निभा करके रखेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये इंसान एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, ये एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है तो वो इंसान अलग है या गलत है। हर कोई एक समान है। अगर यही भावना हम अपने देश के साथ में बना करके रखेंगे, तभी जा करके कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ेगा और उसकी अखंडता या एकता जो है वो बनी रहेगी। ओके, नेक्स्ट, उद्देशिका का संवैधानिक महत्व क्या है? भाई संविधान के साथ लेकर के इसको कैसे हम इंपॉर्टेंस देते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना को।
मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में आपको, संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है उद्देशिका को या प्रस्तावना को। यह संविधान की व्याख्या में न्यायालयों की सहायता करती है। कैसे सहायता करती है? ये लोगों को इस बात को समझने में मदद करती है कि भाई यहाँ पर कैसे अपनी बात को दूसरों के सामने कहा जाएगा और दूसरों की बात को समझा जाएगा। न्यायालयों के अंदर कई बार वाद विवाद हो जाता है कई सारी चीज़ों को लेकर के, उसके बारे में डिटेल कौन देता है? हमें हमारी उद्देशिका देती है। कैसे देती है? अब उनसे रिलेटेड कुछ एक केसेस देख लेते हैं। केशवनंद भारती विवाद हुआ था 1973 के अंदर। इसमें क्या कहा गया था? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इस केस के तहत कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ओके, अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे इसमें? इसके अंदर उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़े गए हैं। संविधान अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949 थी। इसके अलावा क्या है भाई, संविधान लागू कब हुआ हमारा? 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हो गया था। ठीक है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट, उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट या महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है हमारे सामने? देखिएगा, संविधान अंगीकृत व लागू होने की तिथि, संविधान अंगीकृत कब किया गया भाई हमारा? ये अभी अभी बताया आपको, दोबारा से रिपीट हो रहा है ये, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। 26 जनवरी को ये हमारा गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? अभी ये हमने बताया था आपको केस के बारे में, उस केस को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में समझा देते हैं आपको। उद्देश्य का संविधान का भाग है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। प्रारंभ में विवाद था केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच में, ये केस हुआ था। ठीक है, 1973 के अंदर केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, ये बात कही गई थी। केरल राज्य कह रहा था कि उद्देश्य का भाग है या नहीं है, लेकिन केशवनंद भारती के तहत, इस केस के तहत ये बात साबित हो जाती है कि उद्देश्य का जो हो संविधान का भाग है। तो आपसे पूछा जाए किस केस के तहत या किस मुकदमे के तहत ये बताया जाता है कि भाई संविधान उद्देश्य का जो है संविधान का भाग है, तो आप ये रेफरेंस डाल सकते हो वहाँ पर कि केशवनंद भारती केस के तहत हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। उद्देशिका में संशोधन, देखिए संविधान में संशोधन बहुत सारे हो चुके हैं। इसके अलावा जो आपकी उद्देशिका है या प्रस्तावना है, उसके अंदर संविधान के संशोधन की बात की जाती है। देखिएगा, एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, 1976 के अंदर हुआ ये। ठीक है, और इसके तहत क्या किया गया? 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 2 शब्द जोड़े गए। राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, तो ये शब्द जोड़े गए थे उसके अंदर। ठीक है, संविधान के उद्देश्य का, पहले इसके अंदर ये नहीं थे। ओके, उद्देश्य का लागू करने योग्य नहीं, इसके बारे में क्या कहना है? उद्देश्य का न्यायालय में सीधे लागू नहीं की जा सकती, लेकिन यह संविधान की व्याख्या का आधार है। देखिए, संविधान को की व्याख्या जो है ये अच्छे से कर सकती है, लेकिन न्यायालयों के अंदर इसको डायरेक्टली लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा आप। न्यायालय के अंदर इसका ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन संविधान की किसी भी बात को समझने के लिए उद्देश्य का इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका को क्या क्या कहा जा सकता है भाई? कितनी चीज़ों से जाना जाता है सॉरी, संविधान की आत्मा के रूप में जाना जा रहा है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना, दर्शन भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उद्देशिका को बोला जा रहा है। मतलब अगर फिलोसफिकल रूप में बोला जाए कि संविधान का दर्शन क्या है, तो वो हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना है। उसकी सोल पूछी जाए तब भी हम उद्देशिका का नाम लेंगे या प्रस्तावना का नाम लेंगे। ओके, उद्देश्य में आदर्श क्या है? आदर्श किन 4 मूल आदर्शों पर आधारित है? देखिएगा, ये जो शब्द हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से। अगर किसी ने पढ़ी है तो उनको ये ठीक से पता होगी। न्याय, जस्टिस, सबसे पहला क्या है हमारा? जस्टिस, ये न्याय आधार है इसका। दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समानता, और अगला है फ्रेटर्निटी या बंधुत्व। मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो भावना है, ये इसके मूल आदर्श हैं। ओके, उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो किन किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है उद्देशिका को लेकर के प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन व्यक्ति रहे और कौन से केस रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आधार पर हम ये मान सकते हैं, इन्होंने क्या कहा है, क्या क्या इन्होंने किया संविधान की उद्देशिका को लेकर के? उद्देशिका का आधार उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन माना गया है। ठीक है, ये मानते हैं ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव इनके अनुसार था, प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था।
इसके तहत क्या कह रहे हैं ये कि 22 जनवरी 1947 को संविधान की जो हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना है इसको स्वीकार कर लिया था पहले ही। याद रखिएगा, संविधान को अंगीकृत किया गया था 22 नवंबर 1949 को, मतलब उससे बहुत पहले इसको स्वीकार कर लिया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में हम जानते हैं। और आपसे पिछली क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि जो कार्यकारी समिति है या इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उसके जो अध्यक्ष है वो अलग है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, प्रारूप समिति के तो आपके सामने भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, तो उद्देशिका के अंतिम प्रारूप को संविधान में शामिल करने का प्रमुख भूमिका आपके भीमराव अंबेडकर जी ने निभाई थी। तो प्रारूप समिति के तहत ही ये काम किया गया था उद्देशिका को लेकर के। नेक्स्ट है सर बी.एन. राव। बी.एन. राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार रहे। उद्देशिका की भाषा और संरचना में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। ठीक है, इसके अलावा केशवनंद भारती, इस केस के बारे में हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। ऐतिहासिक केस है जिसकी याचिका करता है। इस केस में मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन प्रतिपादित किया गया। संविधान को उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया इस केस के तहत। ठीक है, इसका 3 बार डिस्कस कर चुके हैं हम, ये इसलिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इंदिरा गांधी जी क्या कहती हैं इसके बारे में? प्रधानमंत्री रहते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया हुआ। इस संविधान से उद्देशिका में नए शब्द जोड़े गए। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। सॉरी, जो इंदिरा गांधी जी थी हमारे देश की प्रधानमंत्री, उनके शासनकाल के अंदर संविधान संशोधन हुआ था हमारी उद्देशिका के अंदर। ओके, 1976 के अंदर। उद्देशिका से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायालय मामले कौन से केस हुए हैं? देखिए, एक केस ये हुआ है बहराम खुर्शेद पेसिका का केस, ये 1955 में हुआ था। ठीक है, इसका थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, इसको कोशिश करिएगा याद करने की। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, प्रारंभिक मत था ये। पहले यही मानते थे कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है। फिर गोलकनाथ केस आया 1967 के अंदर। इनका क्या कहना था? उद्देशिका की व्याख्यात्मक भूमिका को स्वीकार करते हैं ये। ठीक है, फिर केशवनंद भारती का केस, उद्देशिका संविधान का भाग घोषित कर दी गई। याद रखिएगा 1955 वाला जो केस है, 1955 का जो केस है, उसके अंदर ये मानते हैं कि संविधान का भाग नहीं है, और 1973 के केस के तहत मानते हैं कि संविधान का भाग है। मिनर्वा मिल्स केस 1980, इसके तहत क्या कह रहे हैं? उद्देशिका मूल संरचना का आधार है, ये बेस मानते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ खास चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट केस हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। केशवनंद भारती काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। उद्देशिका के स्रोत क्या हैं? उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है। उसके अलावा प्रस्तुतकर्ता कौन थे उद्देश्य प्रस्ताव के? आपको बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संशोधन कितनी बार हुआ है इसके अंदर? 1 बार हुआ है, 42वां संशोधन हुआ है। लागू नहीं पर मार्गदर्शन, हाँ। वी द पीपल, लोकतांत्रिक प्रभुसत्ता का प्रतीक दर्शाती है, ये इस चीज के बारे में हमें बताती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा है जो भारत के राज्य के रूप, उद्देश्यों और मूल दर्शन को दर्शाती है। ये इसकी सही व्याख्या है। ओके जी, हमने संविधान के संशोधन के बारे में पढ़ा, हमने उद्देशिका के बारे में जान लिया। तो ये उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे या महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी वो हमने उद्देशिका से संबंधित सारी की सारी डिस्कस कर ली हैं यहाँ पर। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है या कोई भी चीज़ आती है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि यहाँ पे कोई एक फैक्ट गलत बता दिए या आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो इससे एक्स्ट्रा पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं उसको। ओके, थैंक यू।